आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जो कि क्लास 12 का बायोलॉजी है। आज का जो हमारा चैप्टर है अध्याय 6 वंशागति का आणविक आधार। इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से आज के वीडियो में हम डीएनए के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस तरह के डीएनए की संरचना होती है, आखिर डीएनए है क्या, डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसमें कौन कौन से रासायनिक बंधन होते हैं, कौन कौन से क्षार पाए जाते हैं, कौन कौन से फॉस्फेटिक एसिड पाए जाते हैं। इन सभी टॉपिकों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक डीएनए और आरएनए। देखिए सर्वप्रथम फ्रेडरिक मीसर नामक जर्मन वैज्ञानिक ने 1869 में न्यूक्लिक अम्ल को मवाद कोशिका के केंद्रक से अलग करके इसका अध्ययन किया और इसका नाम जो है इन्होंने न्यूक्लिन रखा। ठीक है, सर्वप्रथम जो है जर्मन वैज्ञानिक जिसका नाम था फ्रेडरिक मीसर ने, इन्होंने 1869 में मवाद कोशिका, मवाद बोलते हैं जैसे मान के किसी व्यक्ति को या किसी को फोड़ा फुंसी होते हैं, उसके जो फूटने के बाद जो रस निकलते हैं, चिपचिपा पदार्थ होता है, उसको बोला जाता है मवाद। तो मवाद कोशिका के केंद्रक से अलग किया, केंद्रक से अलग करके इसका जब अध्ययन किया तो इस वैज्ञानिकों ने उनका नाम क्या रखा, न्यूक्लिन रखा। ठीक है, लेकिन यह जो न्यूक्लिक एसिड है सभी जीवित कोशिका में पाए जाते हैं। इस पृथ्वी पर जितने भी लिविंग सेल हैं, सजीव कोशिका हैं, उनके सभी सेल में न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। लेकिन आल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने न्यूक्लिन की अम्लीयता के कारण, मतलब न्यूक्लिन में जो है क्या अम्लीय पदार्थ पाए जाते हैं। आल्टमैन ने बोला कि न्यूक्लिन की अम्लीयता के कारण जो है एवं केंद्रक में पाए जाने के कारण, क्योंकि न्यूक्लिन जो है केंद्र में, क्योंकि अभी बताया हम कि केंद्रक के कोशिका में अलग करके इसका अध्ययन किया तो इन्होंने इसका नाम क्या रखा, न्यूक्लिन रखा। तो आल्टमैन ने बताया कि न्यूक्लिन की जो अम्लीयता है, मतलब इसमें जो अम्लीय मात्रा पाए जाते हैं एवं यह केंद्रक में पाए जाते हैं, तो केंद्रक में पाए जाने के कारण ही इन्होंने इसको न्यूक्लिक एसिड कहा। ठीक है, इसी न्यूक्लिक एसिड के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए न्यूक्लिक एसिड क्या है। तो न्यूक्लिक एसिड जो है जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक डीएनए और दूसरा आरएनए। न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, एक डीएनए और दूसरा आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, उसी प्रकार आरएनए का जो फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड जो है दो प्रकार के होते हैं, एक डीएनए और एक आरएनए। अब डीएनए जो पाए जाते हैं या न्यूक्लियस में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक में पाया जाता है। तो डीएनए कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं, जबकि आरएनए जो है कोशिका के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, अर्थात कोशिका द्रव में पाया जाता है। तो आरएनए जो है कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। अब देखिए न्यूक्लियोटाइड, देखिए डीएनए का बहुलक जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड होते हैं, मतलब डीएनए को अधिक कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे तो जो सबसे छोटा टुकड़ा निकलेगा वह कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। इसलिए डीएनए की इकाई को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ठीक है, तो डीएनए की इकाई को क्या कहा जाता है, तो न्यूक्लियोटाइड। इसलिए न्यूक्लियोटाइड क्या हो गए, डीएनए का बहुलक हो गए। ठीक है, तो हम पहले न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं देख लिए, एक डीएनए और दूसरा आरएनए। पहले हम जो है डीएनए के बारे में देखेंगे, जिसकी पूरी संरचना देखेंगे, उसके बाद हम आरएनए के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड होता है क्या चीज के बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो बताया डीएनए की इकाई होता है, तो न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होते हैं, एक नाइट्रोजनस बेस होते हैं, नाइट्रोजीनस बेस होते हैं, प्लस शुगर होते हैं और उसके बाद फॉस्फोरिक अम्ल। ठीक है, इन तीन
चीज़ों के मिल के क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। मतलब डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड हैं उसमें नाइट्रोजनस बेस का और शुगर का और फॉस्फोरस का, ये तीनों एक केमिकल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, तब जाके एक न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। और इस तरह के डीए की संरचना में कई प्रकार के असंख्य संख्या में न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यदि डीएनए का हम आंशिक अपघटन करते हैं डीएनए का हम यदि आंशिक अपघटन करते हैं, डीएनए को हम आंशिक अपघटन करते हैं, मतलब इनको आंशिक अपघटन, इसको तोड़े जाते हैं टुकड़ों में, तो जो टुकड़ा निकलता है वह न्यूक्लियोटाइड कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। ठीक है, डीएनए को जब आंशिक अपघटन किया जाता है तो वह न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। और इस न्यूक्लियोटाइड को यदि हम हाइड्रोलाइसिस करें, ठीक है, इसको यदि हम हाइड्रोलाइसिस करें, इसको और हम अलग टुकड़ों में बांटे लाइसिस करें, तो दो प्रकार के यौगिक प्राप्त होते हैं। दो प्रकार के यौगिक प्राप्त होते हैं। एक होता है नाइट्रोजीनस, एक होता है न्यूक्लियोसाइड्स, और दूसरा जो प्राप्त होते हैं फॉस्फोरिक एसिड। मतलब डीएनए को आंशिक अपघटन किया गया तो न्यूक्लियोटाइड प्राप्त हुए, और न्यूक्लियोटाइड को जब हाइड्रोलाइसिस किया गया तो न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड प्राप्त हुए। ठीक है, अब इस न्यूक्लियोसाइड को फिर हम यदि, यह जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं। न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो होता है नाइट्रोजीनस बेस, और दूसरा जो होते हैं शुगर। क्योंकि यहाँ शुरू में हम बताया कि डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड है, डीएनए का इकाई है, तो डीएनए में मुख्य से जो है नाइट्रोजीनस बेस, शुगर और फॉस्फोरिक मिल के बनाता है क्या, न्यूक्लियोटाइड बनता है। इस तरह से हम आंशिक अपघटन करते हैं, उसकी सबसे छोटी इकाई प्राप्त होता है। अब नाइट्रोजीनस बेस भी दो प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजीनस बेस कितना प्रकार के, दो प्रकार के। एक जो कहलाता है पिरिमिडीन बेस, ठीक है, दूसरा जो होते हैं प्यूरिन। नाइट्रोजीनस बेस मतलब नाइट्रोजन क्षार जो होते हैं वह दो प्रकार के पाया जाता है। डीएनए की संरचना में नाइट्रोजन क्षार जो है दो प्रकार के होते हैं, एक पिरिमिडीन क्षार और दूसरा प्यूरिन क्षार। अब पिरिमिडीन क्षार को भी दो भागों में बांटा गया है, पिरिमिडीन क्षार को भी दो भागों में बांटा गया है। एक जो होते हैं थायमीन और दूसरा जो होता है साइटोसिन। ठीक है, पिरिमिडीन क्षार को दो भागों में बांटा गया, थायमीन और साइटोसिन। ठीक उसी प्रकार प्यूरिन क्षार भी दो प्रकार के होते हैं। प्यूरिन क्षार जो है दो प्रकार के, तो इसमें जो एक होता है एडिनोसिन और दूसरा ग्वाइनोसिन। तो डीएनए के संरचना में जो क्षार पाए जाते हैं वह दो प्रकार के, पिरिमिडीन क्षार, प्यूरिन क्षार। दूसरा पिरिमिडीन क्षार दो प्रकार के होते हैं, थायमीन और साइटोसिन। उसी प्रकार प्यूरिन जो है या दो प्रकार के होते हैं, एडेनोसिन और ग्वाइनोसिन। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड में तो दूसरा प्रकार था शुगर। तो डीएनए की संरचना में या न्यूक्लिक एसिड की संरचना में दो प्रकार के शुगर पाए जाते हैं। डीएनए की संरचना में दो प्रकार के शुगर होता है। एक तो डीएनए में होते हैं जिसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज, मतलब 5 कार्बन वाला डीऑक्सीराइबोज। दूसरा जो होते हैं राइबो शुगर, लेकिन राइबो शुगर जो है यह भी 5 कार्बन के होते हैं, लेकिन यह आरएनए में पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड में दो प्रकार के शुगर होते हैं, एक डीएनए में और एक आरएनए में। तो डीएनए में जो पाए जाते हैं उसको डीऑक्सीराइबोज, और आरएनए में जो पाए जाते हैं उसको राइबो शुगर कहा जाता है। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में या न्यूक्लिक एसिड के में अनेक प्रकार के न्यूक्लियोटाइड
पाए जाते हैं। जैसे अभी पीछे बताया कि डीएनए की इकाई को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड में अनेक प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो 3 प्रकार के यौगिकों से मिलके बने होते हैं। डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड होता है वह 3 प्रकार के न्यूक्लिक यौगिक से मिलके बने होते हैं, जिसमें पहला आता है शर्करा या शुगर जिसको बोलते हैं, दूसरा जो होता है फॉस्फोरिक एसिड होता है, तीसरा जो है नाइट्रोजन बेस होते हैं। मतलब न्यूक्लिक एसिड जो है ये 3 प्रकार के यौगिक से मिलके बने होते हैं। इसमें सबसे पहला शर्करा जिसको शुगर कहा जाता है, फॉस्फोलिपिड या फॉस्फोरिक एसिड होते हैं, तीसरा जो होता है नाइट्रोजन बेस जिसको नाइट्रोजन क्षार कहते हैं। इन 3 यौगिक मिलके डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। इस तरह से डीएनए की संरचना में कई प्रकार के न्यूक्लियोटाइड का एक रासायनिक बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं, तब जाके डीएनए का निर्माण होता है, जो कि आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डीएनए की संरचना में। ठीक है, आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड में 3 प्रकार के यौगिक है। सबसे पहले हम देख रहे हैं शर्करा। शर्करा क्या है? तो शर्करा जो है न्यूक्लिक एसिड में 5 कार्बन वाला, न्यूक्लिक एसिड में 5 कार्बन वाला राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाए जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में 2 प्रकार के शर्करा होते हैं, एक राइबो शर्करा होते हैं, दूसरा डीऑक्सीराइबो शर्करा होते हैं, और दोनों जो राइबो शर्करा होते हैं 5 कार्बन के द्वारा बने होते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखना है कि डीऑक्सीराइबो शर्करा क्या होते हैं। इसमें 5 कार्बन वाला 4 एवं 1 ऑक्सीजन परमाणु द्वारा बना 5 परमाणु वाला एक रिंग होता है। रिंग जैसे जस्ट लाइक अंगूठी होते हैं उसकी जैसी संरचना बनता है। संरचना में बताया गया कि 5 कार्बन परमाणु तथा 1 ऑक्सीजन परमाणु मिलके 5 परमाणु वाला एक रिंग बनता है। ठीक है, जिसमें 5वां परमाणु वाला कार्बन परमाणु रिंग के बाहर होते हैं जो CH2 ग्रुप के द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, 5वां कार्बन परमाणु जो है रिंग के बाहर होते हैं जो CH ग्रुप 2 के द्वारा जुड़ा होता है। आप इस संरचना को देखिए। ठीक है, हम बताया कि जो डीऑक्सीराइबो शुगर है 5 कार्बन वाला है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। 5 कार्बन का हम मेंशन किया 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। इस तरह से 5 कार्बन वाला और एक ऑक्सीजन परमाणु के द्वारा जुड़ा हुआ, जिसमें 4 कार्बन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु मिलकर क्या बना, एक रिंग जैसी रचना बना। इसलिए इसको बोलते हैं 4 कार्बन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु के द्वारा 5 कार्बन परमाणु वाला एक रिंग होता है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है आप लोग को। तो 5वां जो कार्बन परमाणु यहाँ लिखे ना, 5वां कार्बन परमाणु रिंग के बाहर CH2 ग्रुप में होता है। जैसे यहाँ पे देखिए 5वां जो कार्बन परमाणु है ये रिंग के बाहर है, CH2 ग्रुप में बाहर जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें 1, 3 एवं 5 के स्थान पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब कार्बन नंबर 1, 3 और 5, 1, 3 और 5, 1 के साथ देख रहे हैं OH ग्रुप है, 3 के साथ देख रहे हैं OH ग्रुप है, और 5वां के साथ इधर भी क्या देख रहे हैं, OH ग्रुप के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। दूसरा देखिए तथा 1, 2, 3 एवं 4 कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। 1, 2, 3, 4, 1 के साथ इधर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, दूसरा के साथ इधर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तीसरा के साथ इधर हाइड्रोजन जुड़ा है, और चौथा के साथ भी इधर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। तो डीऑक्सीराइबोज जो है 5 कार्बन परमाणु वाला 1 ऑक्सीजन परमाणु द्वारा बना एक 5 कार्बन परमाणु वाला एक रिंग होते हैं, जिसमें 5वां कार्बन परमाणु रिंग के बाहर होते हैं। अब डीऑक्सीराइबोज बताए न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार। तो यह जो संरचना पाई जाती है डीऑक्सीराइबोज, ठीक है, यह जो है डीएनए में पाया जाता है। शुरू में आपको बता चुके हैं कि डीऑक्सीराइबोज शर्करा जो बंधन होते हैं वह राइबो डीएनए में पाए जाते हैं, जबकि राइबो शर्करा जो पाए जाते हैं न्यूक्लिक एसिड में यह डीऑक्सी नहीं बल्कि आरएनए में पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें डीऑक्सीराइबोज से 1 ऑक्सीजन परमाणु ज्यादा होते हैं तथा इसमें कार्बन नंबर 2 के साथ हाइड्रोजन के स्थान पर एक OH ग्रुप ज्यादा होता है। मतलब राइबोज जो कार्बन परमाणु या शर्करा पाए जाते हैं यह आरएनए में, क्योंकि आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो राइबोज, और डीऑक्सी मतलब डीऑक्सीराइबो डीएनए को बोलते हैं। तो डीएनए में जो शर्करा पाया जाता है वह डीऑक्सीराइबो, दोनों जो शर्करा होते हैं वह 5 कार्बन परमाणु वाला होते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है कि इसमें जो है जो बताए यहाँ पे लिखे हुए हैं
ठीक, इसमें कार्बन नंबर 2 के साथ हाइड्रोजन के स्थान पर एक OH ग्रुप होता है। जैसे हम आपको संरचना बना के दिखाते हैं, ठीक है। तो RNA में जो पाया जाने वाला शर्करा है वह राइबोज है, जबकि DNA में जो पाया जाता है शर्करा वह क्या है, वह डीऑक्सीराइबोज। अब जैसे ये क्या, एक तो ऑक्सीजन ग्रुप हुआ, इसके साथ जुड़ा रहेगा कार्बन परमाणु, इसके साथ भी कार्बन परमाणु जुड़े रहेंगे। अब इसके साथ भी क्या होगा, कार्बन जुड़ा रहेगा, फिर इसके साथ कार्बन जुड़ा रहेगा और इस तरह से जुड़े रहेंगे। अब बताए कि या जो हाइड्रोजन ग्रुप के द्वारा जुड़ा होता है, या जो है एक OH ग्रुप के द्वारा जुड़ा होता है, या एक हाइड्रोजन ग्रुप के द्वारा होता है, और यहाँ जो कार्बन नंबर 2 है यह OH ग्रुप के द्वारा जुड़ेगा, या जो हाइड्रोजन के द्वारा जुड़ेगा, OH के द्वारा जुड़ेगा, या H के द्वारा जुड़ेगा, या हाइड्रोजन के द्वारा जुड़ जाएंगे, और या जो है पांचवा CH2OH, ठीक है। इस तरह से देखिए यह भी एक रिंग हो गया ना, जिसमें पांचवा, अब इसको हम नंबरिंग कर देते हैं, कार्बन नंबर 1 यहाँ पे, कार्बन नंबर 2 यहाँ पे, कार्बन नंबर 3 यहाँ पे, कार्बन नंबर 4 यहाँ पे, और पांचवा कार्बन परमाणु क्या हो गया, बाहर हो गया। अब देखिए दोनों में संरचना देखिए, यहाँ पे देखिए एक कार्बन नंबर 2 के साथ OH ग्रुप आ रहा है, इसलिए हम बताया कि यहाँ पे राइबोज में क्या होते हैं, हाइड्रोजन के स्थान पर OH ग्रुप जुड़ा रहता है, जबकि यहाँ पे देखिए कार्बन नंबर 2 में क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन रख रहे हैं, इसलिए डीऑक्सीराइबोज में जो है राइबोज की अपेक्षा एक ऑक्सीजन परमाणु कम पाए जाते हैं। जो कार्बन नंबर 2 के साथ जुड़ा रहता है उसमें क्या होता है, एक ऑक्सीजन परमाणु राइबोज में ज्यादा पाए जाते हैं, जबकि डीऑक्सीराइबोज में एक कार्बन परमाणु कम पाया जाता है। और इसका दो मुख्य अंतर है, बस पहला अंतर हो गया, इसमें एक ऑक्सीजन परमाणु कम पाया जाता है, राइबोस में एक ऑक्सीजन परमाणु ज्यादा पाए जाते हैं। दूसरा अंतर है डीऑक्सीराइबोस जो शुगर है या DNA में पाया जाता है, और राइबोस शुगर जो है ये RNA के संरचना में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आई होप आप लोग को आज यह समझ में आया होगा कि शर्करा किस प्रकार से जुड़े होते हैं। आगे बताएंगे इस तरह से किस तरह से तीनों, में पहले एक एक करके देख लेते हैं। तो अब शर्करा जो है दो प्रकार के हो गए, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। अब दूसरा जो आता है यहाँ पे फॉस्फो एसिड, दूसरा जो आता है फॉस्फो एसिड। अब देखिए फॉस्फो एसिड क्या होते हैं, या फॉस्फेट के रूप में। अब फॉस्फो एसिड क्या होता है, यह फॉस्फेट के रूप में, यह फॉस्फेट के रूप में, फॉस्फेट के रूप में शर्करा के साथ, शर्करा के साथ मतलब शुगर के साथ जुड़ा रहता है, या फॉस्फेट के रूप में शर्करा के साथ जुड़ा रहता है। और इसका जो समीकरण देखें तो H3PO4, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड का जो सूत्र होता है H3PO4। अब यह फॉस्फोरिक क्या होता है, यह फॉस्फेट के रूप में शर्करा के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। अब इसके संरचना इस तरह से होते हैं, P के साथ ऑक्सीजन ग्रुप, इसके साथ हाइड्रोजन OH ग्रुप, इसके साथ भी OH ग्रुप, और इसके साथ क्या होगा OH ग्रुप। अब यहाँ तक 1 2 3 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन, 1 2 4। अब इस तरह से ऑक्सीजन के साथ यह क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो यह जो है फॉस्फेट शर्करा के साथ जुड़े रहते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड का जो तीसरा टाइप्स है नाइट्रोजन क्षार। न्यूक्लिक एसिड का जो तीसरा यौगिक है नाइट्रोजन बेस। अब नाइट्रोजन बेस जो है यह दो प्रकार के होते हैं, नाइट्रोजन बेस दो प्रकार के होते हैं। तो पहला जो हो गया पिरिमिडिन, पहला जो हो गया पिरिमिडिन, और दूसरा जो हो गए प्यूरिन हो गया। तो न्यूक्लिक एसिड में जो नाइट्रोजन क्षार एक प्रकार के यौगिक पाए जाते हैं वह दो प्रकार के होता है, पहला जो हो गया पिरिमिडिन और दूसरा जो हो गया प्यूरिन हो गया। अब पिरिमिडिन में क्या होता है, यह एक रिंग वाला यौगिक है, एक रिंग वाला यौगिक है जो 6 सदस्यों का रिंग होता है। जैसे इस डायग्राम में देखिए यह एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें 6 सदस्य है, 6 सदस्य में 4 सदस्य जो है कार्बन है और 2 सदस्य क्या है, नाइट्रोजन है। इसीलिए पिरिमिडिन को एक रिंग का यौगिक कहा गया जिसमें 6 सदस्यों का एक रिंग है।
1 एवं 3 नंबर पर नाइट्रोजन है। एक नंबर और 3 नंबर पर क्या है, नाइट्रोजन से परमाणु संख्या है। और इसमें 2, 4, 5 एवं 6 नंबर पर कार्बन है। 2, 4, 5 और 6 नंबर पर क्या है, कार्बन परमाणु है। मतलब पिरिमिडीन एक ऐसा क्षार है जो 6 सदस्यों का एक रिंग है। इन 6 सदस्यों के रिंग में 2 नाइट्रोजन होते हैं और 4 कार्बन है। ये एक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, इसलिए इस रचना को बोला गया पिरिमिडीन रिंग कहा गया। ठीक है, अब पिरिमिडीन बताए थे पीछे कि यह 2 प्रकार के होते हैं। तो इसमें जो क्षार पाए जाते हैं वह 2 तरह से, एक थायमिन होता है और दूसरा साइटोसिन होता है। एक थायमिन होते हैं और एक साइटोसिन होते हैं। ठीक है, साइटोसिन जो थायमिन होते हैं, आरएनए में थायमिन के संरचना में यह नहीं पाया जाता। आरएनए के संरचना में जो पिरिमिडीन क्षार होते हैं थायमिन, उसके स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार 12th के एग्जाम में पूछ दिया है कि आरएनए में जो से नाइट्रोजन बेस है वह थायमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है। तो इसमें जवाब इसका हो जाएगा यूरेसिल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए प्यूरिन जो पिरिमिडीन जो हो गए 6 सदस्यों का एक रिंग है, जिसमें 1 और 3 नंबर पर क्या होंगे, नाइट्रोजन होगा। और 2, 4, 5 और 6 नंबर पर क्या होंगे, कार्बन परमाणु इस तरह से जुड़े होते हैं। और इसमें नाइट्रोजन क्षार जो 2 प्रकार के होते हैं, एक थायमिन होता है, दूसरा साइटोसिन होता है। और थायमिन के स्थान पर इसमें आरएनए में यह यूरेसिल पाया जाता है। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट, इसको ध्यान रखना है कि आरएनए में थायमिन नहीं पाए जाते, उसके स्थान पर यूरेसिल पाए जाते हैं। अब कह सकते हैं कि पिरिमिडीन क्षार जो है थायमिन, साइटोसिन और थायमिन है, ये भी यूरेसिल 4 प्रकार के, इस तरह से 3 प्रकार के हो गए। एक यूरेसिल जो है आरएनए में पाए जाते हैं, जबकि डीएनए में थायमिन पाया जाता है। उसी प्रकार प्यूरिन जो है 2 रिंग लाइक स्ट्रक्चर यौगिक है, या 2 रिंग वाला यौगिक है, जिसमें एक पिरिमिडीन रिंग होता है तथा दूसरा जो होते हैं रिंग। जैसे यह जो रिंग है यह तो पिरिमिडीन के ही जैसा होता है, या पिरिमिडीन के जैसा होते हैं, लेकिन दूसरा जो रिंग होता है उसको इमिडाजोल रिंग कहते हैं। यह जो रिंग कहलाता है इमिडाजोल रिंग कहलाता है। ठीक है, एक तो पिरिमिडीन रिंग होते ही है, दूसरा इमिडाजोल रिंग होते हैं। ठीक है, या 2 रिंग वाला यौगिक होता है। ठीक है, अब 2 रिंग वाला में कुल यौगिकों की संख्या, परमाणु की संख्या कितना होता है, 9 होते हैं, जिसमें 1, 3, 7 और 9 के स्थान पर नाइट्रोजन परमाणु पाए जाते हैं। 1, 3, 7 और 9 के स्थान पर नाइट्रोजन परमाणु पाए जाते हैं, जबकि 2, 4, 5, 6 और 8 पर जो है कार्बन परमाणु होते हैं। यहाँ देखिए, इमिडाजोल 5 सदस्यों का रिंग होता है, जो 4 एवं 5 नंबर कार्बन के साथ होता है। ई वाला जो रिंग होते हैं इसको इमिडाजोल कहते हैं, जो पिरिमिडीन के 4 नंबर कार्बन के साथ, 4 और 5 कार्बन के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, इसमें एडेनिन, अब इस तरह से प्यूरिन बताया थे कि इसमें 2 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं। एक तो एडेनिन होता है, दूसरा जो है गुआनिन। जिस प्रकार पिरिमिडीन में 2 प्रकार के क्षार पाए जा रहे थे, थायमिन और साइटोसिन, उसी प्रकार जो है प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन 2 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं। और इसमें 1, 3, 7 एवं 9 नंबर पर नाइट्रोजन परमाणु होता है, जो कि आपको डायग्राम में स्पष्ट दिख रहा होगा। आपको यदि यहाँ तक किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट में जरूर बताएं, मैं उसकी हल करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है किस प्रकार से पूर्ण होता है। एक बार फिर आप लोग समझ जाइए कि अभी बताया कि डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड हैं उसमें 3 प्रकार के यौगिक होते हैं। ठीक है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में 3 प्रकार के यौगिक होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन क्षार, शर्करा, फॉस्फेट इस प्रकार जुड़े होते हैं एक बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, तब जाके एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। और इस तरह से एक डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में कई प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो हजारों लाखों की संख्या में न्यूक्लियोटाइड एक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, तब जाके डीएनए की संरचना बनते हैं। जैसे देखिए, न्यूक्लियोटाइड बताया कि डीएनए की इकाई को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। ठीक है, अब यह किससे बने होते हैं कि यह नाइट्रोजनस बेस
प्लस शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड, ये 3 यौगिक से मिलके बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फोरिक एसिड से मिलके बने होते हैं। अब देखिए नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच जो बॉन्ड होते हैं उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। मतलब नाइट्रोजनस बेस और शुगर जिस बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है उसको बोला जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा नाइट्रोजन बेस और शुगर आपस में जुड़े होते हैं। उसी प्रकार शुगर और फॉस्फोरिक अम्ल जो जुड़े होते हैं इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा यह जुड़े होते हैं। अब इस तरह से यह तीनों एक समान बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, तब जाके एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि नाइट्रोजन बेस और शुगर जब आपस में जुड़ते हैं तो वहाँ पे बनने वाला बॉन्ड क्या कहलाता है? तो बोलना है हमको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। उसी प्रकार शुगर और फॉस्फोरिक एसिड जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में बॉन्ड होते हैं वह किस बॉन्ड के द्वारा जो होते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा यह जुड़े होते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले ही चीज बता दिया। अब देखिए कुछ यहाँ पे जरूरी बात आप लोग को याद रखना है। ठीक है, जरूरी बात क्या है? नोट करके लिखा रहे आप लोग को कि नाइट्रोजन क्षारक या क्षार हमेशा शर्करा के नंबर 1 कार्बन के साथ जुड़ा रहता है। नंबर 1 कार्बन के साथ जुड़ा रहता है। जैसे नाइट्रोजन बेस और शुगर आपस में जुड़ रहे हैं, किससे जुड़ रहा है? कि नाइट्रोजन क्षार जो जुड़ रहे हैं शर्करा के परमाणु संख्या जो कार्बन नंबर 1 वाला है उसके साथ यह जुड़ रहे हैं। क्योंकि आगे संरचना में आपको बताएंगे तो आपको स्पष्ट वहां पे समझ में आ जाएगा। दूसरा यहाँ पे जरूरी नोट लिखना क्या है? पिरिमिडीन क्षार शर्करा के फर्स्ट कार्बन तथा अपने का थर्ड पोजीशन द्वारा जुड़ा होता है। कहने का मतलब हुआ कि शुगर का कार्बन नंबर 1 के साथ पिरिमिडीन क्षारक के 3 नंबर, मतलब शुगर के कार्बन नंबर 1 और पिरिमिडीन के कार्बन नंबर 3 इस तरह से जुड़ते हैं तो वहाँ पे बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और इस तरह से पिरिमिडीन क्षारक जो है शर्करा के साथ जुड़े होते हैं। उसी प्रकार तीसरा नोट में लिखिएगा प्यूरिन क्षारक शर्करा के प्रथम फर्स्ट कार्बन तथा अपने का 9th पोजीशन के द्वारा जुड़ा रहता है। 9th पोजीशन द्वारा जुड़ा रहता है। जैसे यहाँ पे हम बताए कि नाइट्रोजन बेस और शुगर एक बॉन्ड के द्वारा जुड़े हो तो उस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिड। लेकिन नाइट्रोजन क्षारक जो है हमेशा शर्करा के साथ जुड़ते हैं, उस बात को तो ध्यान रखना है। लेकिन जुड़ते कैसे? जो पिरिमिडीन नाइट्रोजन क्षारक होते हैं शर्करा का पहला कार्बन और पिरिमिडीन का जो होते हैं वह तीसरा कार्बन आपस में जुड़ के बॉन्ड बनाते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी प्यूरिन जो क्षारक होते हैं वह नाइट्रोजन क्षारक शर्करा के प्रथम कार्बन और प्यूरिन में जो 9th पोजीशन वाला होते हैं उसके साथ जुड़े रहते हैं।
ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब तीसरा जो नोट करने वाली बात महत्वपूर्ण है कि जो फॉस्फेट शर्करा है और फॉस्फेट बताया कि यौगिक में 3 प्रकार के होते हैं। तो फॉस्फेट शर्करा के 5th कार्बन के द्वारा जुड़ा रहता है। फॉस्फेट शर्करा के 5th कार्बन के द्वारा जुड़ा रहता है। फॉस्फेट जो है शर्करा के 5th कार्बन के द्वारा जुड़ा था। इस तरह से नाइट्रोजन बेस शर्करा और फॉस्फोरिक एसिड आपस में एक बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते, तब जाके एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। ठीक है, तब जाके एक क्या बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करते जाइए। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर जब मिलते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है। नाइट्रोजन बेस और शुगर जब आपस में मिलते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। जैसे मान लिया नाइट्रोजन क्षार 4 प्रकार बताया, जैसे मान लिया एडिनिन मिला और शुगर मिला। शुगर मान लिए डीऑक्सीराइबोज डीएनए में मिला, तो डीऑक्सीराइबोज शुगर एडिनिन और डीऑक्सीराइबोज जब आपस में मिला तो यह जो कहलाएगा डीऑक्सीराइबोज एडिनोसिन। तो एडिनोसिन क्या हुआ, यह न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा, या क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। और ये क्या हो गए, शुगर हो गए। ये क्या हो गए, शुगर हो गए। और ये क्या हुआ, नाइट्रोजन बेस हुआ। इस तरह से अगर एडिनिन जो है डीऑक्सीराइबोज के साथ जुड़ते हैं तो जो न्यूक्लियोसाइड बनता है वह डीऑक्सीराइबोज एडिनोसिन बनता है। ठीक है, उसी प्रकार गुआनिन प्लस डीऑक्सीराइबोज आपस में जब जुड़ेंगे तो बनाएगा जो न्यूक्लियोसाइड वह डीऑक्सीराइबोगुएनोसिन। यह न्यूक्लियोसाइड क्या बन रहा है, डीऑक्सीराइबोगुएनोसिन बन रहा है, डीऑक्सीराइबोगुएनोसिन या डीऑक्सीगुएनोसिन भी कह सकते हैं, डीऑक्सीगुएनोसिन। यह जो बनते हैं यह क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है। उसी प्रकार यदि हम मान लिया जाए थायमिन, नाइट्रोजन बेस थायमिन मिला किसके साथ, डीऑक्सीराइबोज के साथ मिला, तो यह जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा डीऑक्सीथायमिडीन। यह न्यूक्लियोसाइड क्या बनेगा, डीऑक्सीथायमिडीन। एक और चौथा जो है साइटोसिन प्लस डीऑक्सीराइबोज मिल गया। डीऑक्सीराइबोज के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो यह बनेगा डीऑक्सीसाइटिडीन। तो ये जो बन गए चारों क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनते हैं। मतलब नाइट्रोजन बेस शुगर मिला तो न्यूक्लियोसाइड मिल गया, बन जाएगा। और मान लिया जाए इसके साथ फिर फॉस्फेट को जोड़ दिया जाए, ठीक है, फॉस्फेट, तो यह बनेंगे, या जो बनेगा यह कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड। या क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स कहलाएगा। ठीक है, जैसे अब हम सबके साथ लिए हम फॉस्फेट को जोड़ दिए, फॉस्फेट जोड़ दें, PO4 फॉस्फेट जोड़ दें, प्योर फॉस्फेट। तो एक तो मैं लिखता हूँ इस प्रकार, क्या बनेंगे, ये बनेगा
डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बनेगा। अब यह जो मोनोफॉस्फेट बना यह क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार इसके साथ यदि हम फॉस्फेट को जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो बनेंगे वह डीऑक्सी ग्वाइनोसिन मोनोफॉस्फेट बनेगा, फिर उसी प्रकार यहाँ पे यदि डीऑक्सीराइबोज के साथ थायमिन के साथ जोड़ दिया जाए फॉस्फेट तो बनेगा डीऑक्सी थायमिडीन मोनोफॉस्फेट। ठीक उसी प्रकार डीऑक्सी राइबोज और साइटोसिन के साथ जो न्यूक्लियोसाइड जुड़ा, अब इसके साथ हम फॉस्फेट को जोड़ देंगे तो बन जाएगा डीऑक्सी साइटिडीन और मोनोफॉस्फेट। तो इस तरह से बॉन्ड के द्वारा न्यूक्लियोटाइड बनते हैं और डीएनए का एक कंप्लीट बेसिक जानकारी आप लोगों को मैं उपलब्ध कराया। नेक्स्ट में अब आगे जो देखने वाले हैं हमने कि डीएनए की संरचना कैसी होती है, डीएनए किस तरह के होते हैं, डीएनए की संरचना में कुंडली का क्या निर्माण है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इस वीडियो को यदि किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट में बताइए और अपने दोस्तों में शेयर करते जाइए। डीएनए की संरचना अब देखते हैं कि डीएनए की संरचना कैसी होती है। डीएनए की संरचना, ठीक है, जो कि बता रहे थे कि न्यूक्लिक एसिड जो है दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए की संरचना कैसे है, जैसा कि आप डायग्राम में देखते हैं डीएनए की संरचना तो इस तरह दिखाई पड़ती है जो दो रज्जु की बनी होती है, लेकिन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले इस चीज को कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। डीएनए एक बृहद अणु है, डीएनए एक बृहद अणु है जो कई छोटे छोटे अणुओं द्वारा बनता है। डीएनए एक बृहद अणु है जो कई छोटे छोटे अणुओं द्वारा बनता है और ये अणु एकलक इकाई होते हैं जिसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो डीएनए की इकाई को न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, यदि पूछ दिया जाए कि डीएनए की इकाई को क्या कहते हैं तो डीएनए की इकाई को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, जो कई बार मैं आप लोगों को भी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, डीएनए की आधार रचना में फॉस्फेट, शर्करा और फॉस्फेट बताए थे कि डीएनए के आधार रचना में नाइट्रोजन क्षार, शर्करा और फॉस्फेट एक तरह का बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तब जाकर बनता है न्यूक्लियोटाइड और कई न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं। तो इस तरह से डीएनए की संरचना बनती है। ठीक है, और फॉस्फेट, शर्करा और फॉस्फेट के साथ चार प्रकार के क्षार होते हैं। चार प्रकार के क्षार जो डिस्कस कर चुके हैं, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये चार प्रकार के क्षार पाए जाते हैं डीएनए के संरचना में, जो आपको इस तरह से बॉन्ड के रूप में दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब क्या है कि डीएनए जो है इसकी मॉडल के बारे में वाटसन और क्रिक, ये दो ऐसे वैज्ञानिक था जिन्होंने 1953 में, वाटसन और क्रिक ने 1953 में डीएनए का एक मॉडल तैयार किया। मतलब इन्होंने स्टडी करके बताया कि डीएनए का मॉडल कैसा है, तो उन्होंने मॉडल के रूप में जो बताया इस तरह की संरचना होता है। ठीक है, अब कब बताया तो 1953 में इन्होंने डीएनए का एक मॉडल तैयार किया जिसकी रचनात्मक विशेषताएं होती है। रचनात्मक विशेषताएं में क्या होते हैं, यह दो रज्जु की बनी होती है, इसमें एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ा होता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ा होता है, एडेनिन और थायमिन के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, और यह दोनों रज्जु एक दूसरे के प्रति समानांतर होते हैं। इसके सबसे बड़ी जो कुंडलित रचना पाई जाती है जिसकी लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होते हैं। ये सब संरचना जिसके आगे पॉइंट लिखते जाएंगे, लेकिन इसकी संरचना में बताया गया कि नाइट्रोजन क्षार होते हैं। जैसे हम एक पेंटोज डीऑक्सीराइबोज शुगर का यहाँ डायग्राम हम बना रखे हैं, इसमें 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन वाला बताया डीऑक्सीराइबोज शुगर होते हैं, जिसमें हम आपको इसके पहले नोट में बताए थे कि कार्बन नंबर 1 के साथ कौन जुड़ता है तो नाइट्रोजन बेस,
कार्बन नंबर शर्करा के कार्बन नंबर 1 के साथ जुड़ते हैं नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस मतलब एडिनिन या थायमिन या गुआनिन या साइटिन, चारों में से किसी जुड़ते हैं। जिसमें बताए थे कि pyrimidine का जो है एक का उसका 3 से जुड़ते हैं। मान लिया इधर pyrimidine है तो यहाँ पे इसका pyrimidine 3 जुड़ेंगे, ठीक है। उसी प्रकार कार्बन नंबर 5 जो होते हैं उसके साथ फॉस्फेट जुड़ता है, कार्बन नंबर 5 के साथ फॉस्फेट जुड़ते हैं। जबकि कार्बन नंबर 3 जो है फंक्शनल ग्रुप होता है, मतलब इसके नीचे दूसरा पेंटोस शुगर या डीऑक्सीराइबोस का शुगर जुड़ते हैं, इसलिए कार्बन नंबर 3 क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होता है। तो इस तरह से और बताया कि शुगर के साथ जो नाइट्रोजन का बॉन्ड बनता है इसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, सिडिक बॉन्ड के द्वारा यह जुड़ा था। शुगर के साथ जो फॉस्फेट होता है इसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं। इस बॉन्ड के द्वारा यह जुड़े होते हैं। और कार्बन नंबर 3 जो होता है फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों में शेयर करते जाइए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, ठीक है। अब देखते हैं डीएनए की संरचना में क्या होते हैं। जैसे पता है कि डीएनए की संरचना है दोहरी कुंडली की बनी होती है, मतलब 2 धागे जैसी या 2 रज्जु की बनी संरचना होती है, जिसमें एक दूसरे दोनों रज्जु एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रति समानांतर होते हैं, मतलब एक दूसरे के समानांतर होते हैं। कहने का मतलब हुआ कि 2 रचना जैसे दिखाई पड़ा, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं बॉन्ड के द्वारा, ना कि दोनों एक दूसरे से लपेटे होते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि डीएनए की संरचना जो है, डीएनए 2 रज्जु या स्ट्रैंड बोलेंगे। डीएनए 2 स्ट्रैंड की बनी रचना होती है। 2 स्ट्रैंड मतलब होता है धागे, लेकिन धागा के बने होते, धागा जैसी दिखाई पड़ती है। जैसे देख रहे हैं एक धागे जैसी रचना दिखाई दे रहा है, इसमें कुंडलित है, दूसरी धागे देखे जिसके ऊपर समांतर कुंडलित है, इसलिए यह 2 रज्जु की बनी संरचना होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट में आएगा दोनों रज्जु एक दूसरे के प्रति समानांतर होते हैं। प्रति समानांतर कहने मतलब एक दूसरे के ऊपर थे। जैसे मान लिया जाए ये हाथ है तो इसके हाथ इस तरह से, ना कि एक दूसरे से लपेटे होते, इस तरह से जुड़े होते, फर्क होते हैं। और क्योंकि फर्क होने के कारण क्या होता है, एक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, इसलिए डीएनए के जो दोनों रज्जु होते हैं एक दूसरे के प्रति समानांतर होते हैं, ठीक है। और इसमें प्यूरिन और pyrimidine के बेस जुड़े होते हैं, ठीक है। दोनों रज्जु में रज्जु एक दूसरे से प्यूरिन एवं pyrimidine बेस के द्वारा जुड़ा रहता है। pyrimidine एवं प्यूरिन क्षार के द्वारा जिससे जुड़ा था। जैसे बताए थे ए और टी क्या होते हैं, pyrimidine, जी और सी क्या होता है, प्यूरिन होते हैं। ये दोनों क्या एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। अब जुड़ा कैसे होता है, जैसे एडिनिन जो होते हैं, एडिनिन जो जुड़ता है इसके साथ थायमिन के साथ जुड़ते हैं, तो इन दोनों के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। जबकि गुआनिन और साइटोसिन जब जुड़ते हैं आपस में तो इन दोनों के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे जुड़े होते हैं, ठीक है। और डीएनए की रचना बताया कि यह 2 रज्जु के हैं। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे एडिनिन क्या है, थायमिन के साथ जुड़े हुए हैं, गुआनिन साइटोसिन के इस तरह से जुड़े रहते हैं, ठीक है। और एडिनिन और थायमिन के साथ जो जुड़ते हैं तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। उसी प्रकार साइटोसिन और गुआनिन के साथ जुड़ते हैं तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा यह जुड़े रहते हैं, ठीक है। अब देखिए डीएनए के कुंडली में जो सबसे बड़ी लड़ी होती है, सबसे बड़ी कड़ी डीएनए के एक कुंडली से यहाँ तक की जो सबसे बड़ी कुंडली कड़ी होती है, इसकी जो लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम होता है।
डीएनए की सबसे बड़ी कड़ी की लंबाई जो होता है, सबसे बड़ी कड़ी की लंबाई होती है इसके एक हेलिकल टर्म इसको बोलते हैं, हेलिकल। क्योंकि हेलिकल इसलिए बोलते हैं कि इसका खोज जो किया था हेलिकल वैज्ञानिक किया था, ठीक है। और इसलिए एक हेलिकल टर्न की लंबाई, एक हेलिकल टर्न की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। जैसे एक हेलिकल टर्न, यहाँ से एक टर्न की लंबाई यहाँ तक आया, एक इसको 34 एंगस्ट्रॉम होते हैं। और एक हेलिकल टर्न में, एक हेलिकल टर्न में, एक हेलिकल टर्न में 10 नाइट्रोजन बेस होते हैं। एक हेलिकल टर्न में 10 नाइट्रोजन बेस होते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो हेलिकल टर्म है इसमें नाइट्रोजन बेस के 10 पेयर होते हैं, ठीक है। मतलब 10 क्षार पाए जाते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन जैसे 5 इसमें 5 इसमें मान लिया तो 10 हेलिकल टर्म है, एक हेलिकल टर्म इसमें 10 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब एक चीज देखिए, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हुआ 34 एंगस्ट्रॉम और एक हेलिकल सबसे बड़ी हेलिकल टर्म की लंबाई में 34 है, जिसमें 10 नाइट्रोजन बेस है। तो 10 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, नाइट्रोजन कितना बेस कितना हो रहे हैं, तो 10 क्षार पाए जा रहे हैं। अब एक क्षार से दूसरे क्षार के बीच की दूरी कितना आ जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ एक क्षार है, दूसरी क्षार यहाँ, इन दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच की दूरी कितना आ जाएगा, 3.4 होगा। क्योंकि इसके बीच 10 नाइट्रोजन बेस पेयर है, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.4 आ जाएगा। इसलिए 2 नाइट्रोजन बेस के बीच की दूरी, 2 बेस पेयर के बीच की दूरी, बेस पेयर के बीच की दूरी, बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। 2 बेस पेयर के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। समझ आ रहा बात में? अब देखिए, अब होते हैं या किस तरह से, ये आपको मैं समझा रहा हूँ, इस तरह से स्पष्ट में समझ में आ जाएगा। देखिए, होता है इस तरह से जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ पे शुगर है, शुगर जुड़ेगा किसके साथ, नाइट्रोजन बेस ए के साथ, और ए जुड़ेगा किसके साथ, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, टी के साथ। टी क्या हो गया, थायमिन हो गया, ए क्या हो गया, एडेनिन हुआ, ये और ठीक है। फिर इसके बाद क्या जुड़ेंगे, नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा। फिर इसके बाद उसी तरह से फिर इसके नीचे दूसरा नाइट्रोजन शुगर जुड़ेंगे, शुगर के साथ यहाँ पे जी जुड़ेगा, जी मतलब गुआनिन जुड़ेंगे, और गुआनिन के साथ साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन के बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। फिर इसके साथ क्या जुड़ेंगे, शुगर जुड़ेगा, और शुगर के बाद यहाँ पे फिर जुड़ेंगे क्या, फॉस्फेट जुड़ेगा। शुगर के बाद यहाँ पे क्या जुड़ेंगे, फॉस्फेट जुड़ जाएगा। तो इस तरह से इतनी लंबी श्रृंखला या चौड़ी श्रृंखला होती है, ठीक है। इसलिए इन दोनों के बीच मतलब पी से लेके पिच की दूरी, जैसे यहाँ से अब यहाँ तक जो बॉन्ड बनता है, इसका जो दूरी होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है। मतलब फॉस्फेट से फॉस्फेट की जो मोटाई होती है डीएनए की श्रृंखला में, वह 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। मतलब इस फॉस्फेट से इस फॉस्फेट एक कड़ी बना, जैसे इसके लास्ट में इधर श्रृंखला बनेंगे तो फॉस्फेट और फॉस्फेट के बीच हो गया 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक उसी प्रकार जैसे यहाँ शुगर है, इस शुगर से इस शुगर हो गया, यहाँ जुड़े, इन दोनों के बीच की दूरी जो होते हैं 11 एंगस्ट्रॉम होते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछ चुका है, इसलिए आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट से दूसरे फॉस्फेट के बीच की दूरी कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम, और डीएनए के संरचना में एक शुगर से दूसरे शुगर के बीच की दूरी कितना होता है, 11 एंगस्ट्रॉम होते हैं। ठीक है, ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं संरचना में, यहाँ पे एडेनिन है और थायमिन है, गुआनिन और साइटोसिन। इस तरह से बताया कि एडेनिन जो थायमिन के साथ जुड़ते हैं डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, और गुआनिन साइटोसिन के साथ जो है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। और इसकी एक सबसे बड़ी जो हेलिकल टर्न की लंबाई होता है 34 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, और इन 34 एंगस्ट्रॉम के बीच में 10 नाइट्रोजन बेस पेयर पाए जाते हैं। तो 10 नाइट्रोजन बेस पेयर पाया जाता है, तो एक नाइट्रोजन बेस से दूसरे नाइट्रोजन बेस के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम
हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब जो है ऑब्जेक्टिव में कई बार 12th के एग्जाम में आ चुके हैं, यहाँ तक कि कंपटीशन के एग्जाम में भी यह आया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।